वह अघोरी बाबा उसको आश्वासन देता कि वह उनके पोते को आशीर्वाद जरूर देंगे। आरव के पास पहुंचने के बाद वह अघोरी बाबा भी आरव को देखता ही रह जाता है। वह अघोरी बाबा जी जिस ऊर्जा का पीछा कर रहे थे, वह ऊर्जा आरव के शरीर से निकल रही थी। अघोरी बाबा आरव को आशीर्वाद देते हैं। फिर अघोरी बाबा नेकीराम सिंह से अकेले में बातें करते हैं। इसके बाद नेकीराम सिंह उन अघोरी बाबा के लिए अपने घर के बगल में एक घर बनवा देते हैं। आरव के 1 साल के होने के बाद उन अघोरी बाबा ने आरव को लगभग 4 साल तक शिक्षा दी थी। फिर 1 साल के बाद आरव के दादाजी नेकीराम सिंह काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं, जिस वजह से उनका इलाज विदेश में हो रहा था। उनके दुश्मन इसी बात का फायदा उठाकर उनके परिवार पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके आरव वहां से बच निकल जाता है। काफी दूर पहुंचने के बाद आरव देखता है कि एक इंसान पर एक स्नाइपर निशाना लगाए बैठा हुआ है। अब आगे आरव अभी यही सोच रहा था, क्या उसे इस इंसान को बचाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी आरव देखता है कि वह लाल बिंदु धीरे धीरे करके उस इंसान के दिल के पास जा रहा है, जिस वजह से आरव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह तुरंत उस इंसान को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। क्लब के बाहर उस इंसान को अचानक से अपने कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है, बचो। वह इंसान उस दिशा की तरफ देखता जहां से आवाज आई है। उससे पहले ही उसको अपने आप पर एक जोरदार धक्का महसूस होता है और तभी वह स्नाइपर ट्रिगर दबा देता है और सभी को एक जोरदार बंदूक चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन वह गोली उस इंसान को नहीं बल्कि क्लब के गेट पर लगती है, जिससे धातु से धातु टकराने की आवाज गूंज जाती है। उस आवाज को सुनाने के तुरंत बाद उस इंसान के साथी तुरंत उस दिशा की तरफ देख सकते हैं जहां से गोली चलने की आवाज आई थी। वहां पर उन्हें एक छिपा हुआ इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में लंबी नाली वाली स्नाइपर बंदूक थी। फिर उस इंसान के साथी उस दिशा की तरफ अंधाधुंध गोली चलाने लग जाते हैं। अंधाधुंध गोली चलाने की वजह से सुनसान रात में अचानक गोलियों की आवाज गूंज जाती है और उस स्नाइपर बंदूक पकड़े इंसान की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर वह इंसान उठकर उसने बच्चे की तरफ देखता है, जिस बच्चे ने उसे बचाया था। उस बच्चे को देखकर वह इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उस इंसान की आंखों में दया साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस इंसान ने कभी भी किसी भी बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देखा था। हालांकि वह इंसान को देख समझ गया कि ये जाना माना गैंगस्टर था, लेकिन उस इंसान ने कभी भी किसी बच्चे या महिला को दर्द नहीं पहुंचाया था और उसके सामने खड़ा बच्चा पूरा खून में भरा हुआ था और वह बच्चा आप अपने एक कंधे को पकड़े हुए था जिसमें उसे गोली लगी थी। इंसान तुरंत उस बच्चे से पूछता है, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरव है। वह बच्चा बड़ी ही मीठी मीठी लेकिन दर्द भरी आवाज में बोलता है। उस इंसान को धक्का मारने की वजह से आरव को हल्का हल्का चक्कर आने लग जाता है और वह बेहोश होकर तुरंत उस इंसान की गोद में गिर जाता है। आरव को बेहोश होता देखकर वह इंसान जोर से अपने साथियों से कहता है, गाड़ी को जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। इतना कहने के तुरंत बाद वह इंसान आरव को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है। 15 मिनट के अंदर वे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वह इंसान सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके एक डॉक्टर को धमकी देता है आरव को ठीक करने की। उस इंसान ने जिस डॉक्टर को धमकी दी थी वह डॉक्टर महेश भारद्वाज था। महेश भारद्वाज सिटी हॉस्पिटल में अभी नया ही डॉक्टर बना था। उस इंसान की धमकी को सुनने के बाद पूरा सिटी हॉस्पिटल उस बच्चे को ठीक करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। 1 हफ्ते के बाद आरव को होश आ जाता है। आरव के होश में आने के बाद महेश भारद्वाज तुरंत उस इंसान के पास जाता है और उसे बताता है कि आरव को होश आ गया है। महेश भारद्वाज की बात सुनने के बाद वह इंसान तुरंत आरव के पास जाता है और उससे पूछता है, अब बच्चे क्या तुम ठीक हो? जिस पर आरव अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, हाँ। फिर वह इंसान कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों के बारे में पता है? मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, वे हॉस्पिटल में आ जाएंगे। उस इंसान की बात सुनने के बाद आरव चुप हो जाता है और कुछ सोचने लग जाता है।
थोड़ी देर तक सोचने के बाद आरव उस इंसान से कहता है, आपका नाम क्या है? जिस पर वह इंसान कहता है, मेरा नाम बलदेव कुमार है। फिर आरव आगे कहता है, मेरे परिवार को मार दिया गया है, अब मैं अकेला हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ रखेंगे? आरव की इन बातों को सुनकर बलदेव कुमार का दिल पसीज जाता है और वह तुरंत कहते हैं, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। इतना कहने के बाद बलदेव कुमार आरव को डिस्चार्ज करवा लेता है और आरव को अपने साथ रखता है। आरव की दिलचस्पी भी हथियार चलाने और मार्शल आर्ट सीखने में काफी ज्यादा थी। इसीलिए आरव एक दिन बलदेव से कहता है, अंकल क्या आप मुझे भी यह सब सिखाएंगे? जिस पर बलदेव कुमार आरव से कहता है, क्या तुम्हें भी यह सब सीखना है? जिस पर आरव अपनी गर्दन हिला देता है। फिर बलदेव कुमार आरव को भी मार्शल आर्ट सिखाने लग जाता है। आरव की सीखने की रफ्तार सभी लोगों से काफी तेज थी। आरव जब तक 16 साल का हुआ तब तक वह काफी ट्रेंड और सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। आरव में 12 साल के होने के बाद आरव ने बलदेव के काफी मशीनों में उसका साथ दिया था, जिस वजह से आरव ने पूरी दिल्ली में अपने नाम का एक अलग तरह का डर पैदा कर दिया था। आरव ने अपने गुरु अघोरी बाबा से सीखी हुई और बलदेव कुमार से सीखी हुई दोनों मार्शल आर्ट को आपस में मिला दिया था और आरव रात में अपने गुरु अघोरी बाबा से सीखी हुई मार्शल आर्ट और तकनीकों का अभ्यास करता था, जिससे आरव बंदूक की गोलियों से काफी आसानी से बचने लग गया था। आरव की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वह स्नाइपर बंदूकों से भी बच जाता था। लेकिन आरव इतना परफेक्ट नहीं हुआ था कि स्नाइपर की हर गोली से बच सके, इसलिए उसे बहुत से मशीनों में गोली भी लगी थी। लेकिन आरव आगे बढ़ता रहा और उसका नाम दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में गूंज गया था। हालांकि दिल्ली के बाहर भी बहुत से इलाकों में इसका डर पैदा हो गया था। आरव ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम डेविल रखा था। पूरे अंडरवर्ल्ड और पूरे बिजनेस वर्ल्ड में किसी ने भी डेविल को अपनी आंखों से नहीं देखा था। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने डेविल को देखा था। आरव को देखने के बाद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इतनी कम उम्र का लड़का डेविल है। लेकिन उन सब ने आरव की ताकत का लोहा मान लिया था। जब आरव 15 साल की उम्र में पहुंचा, जब दिल्ली का पूरा अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ एक नाम से चलता था और वह नाम था डेविल। सिर्फ इस एक नाम ने ब्लैक कोबरा गैंग को दिल्ली की सबसे ताकतवर गैंग बना दिया था। लेकिन 16 साल की उम्र के होने के बाद किसी ने ब्लैक कोबरा गैंग पर पीछे से हमला कर दिया, जिस वजह से ब्लैक कोबरा गैंग के बहुत से लोग घायल हो गए थे और बहुत से तो मारे भी गए थे। इसी लड़ाई के दौरान आरव को बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई थी। इन चोटों का असर आरव के दिमाग पर पड़ा था, जिससे आरव अपनी याददाश्त भूल गया था। लेकिन घूमते घूमते आरव गरीब लोगों की कॉलोनी में पहुंच जाता है। उस कॉलोनी में एक परिवार आरव को अपने साथ रहने की जगह देता है। उन दोनों पति पत्नी की सिर्फ एक लड़की थी, उनके पास कोई भी लड़का नहीं था। इसलिए आरव उन दोनों के साथ रहने लग गया और उन दोनों को ही अपने माता पिता समझने लग गया था। लेकिन उन दोनों ने भी आरव के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा आरव के लिए किया था। आरव के पिता एक कंपनी में वर्कर का काम करते थे। आरव ने उस समय अपनी 12वीं पास की थी और उसके घर में काफी तंगी आई हुई थी। 12वीं करने के बाद आरव ने एक मॉल में नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक दिन छुट्टी करने की वजह से मॉल में से उसे निकाल दिया जाता है, जिसके बाद आरव ने कई कपड़ों की दुकानों में काम करना शुरू कर दिया था। हर बार उसकी गलती निकालकर उसे काम से निकाल दिया जाता था। एक दिन कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक की नजर आरव पर पड़ी। कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक धीरज कपूर था। उन्होंने आरव को डेविल के रूप में देखा था, जिस वजह से भी आरव को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वे आरव की फोटो खींचकर अपने असिस्टेंट को उसकी जानकारी निकालने के लिए कहते हैं। उसका असिस्टेंट आरव की सारी जानकारी निकालकर धीरज कपूर को दे देता है। लेकिन उस असिस्टेंट के पास आरव की याददाश्त जाने के बाद की जानकारी थी। लेकिन धीरज कपूर को पूरा यकीन था कि यह लड़का ही डेविल है। जिसके बाद धीरज कपूर अपने तीसरे बेटे संजीव कपूर की बेटी की शादी आरव से करा देते हैं। लेकिन कपूर खानदान में कोई भी धीरज कपूर के अलावा आरव को अपना दामाद नहीं मानता था।
यहाँ तक कि उनकी पोती यानी आरव की पत्नी स्नेहा कपूर भी आरव को अपना पति नहीं मानती थी। कपूर खानदान में सभी लोग धीरज कपूर से पूछते रहते थे कि उन्होंने आरव को अपना दामाद क्यों बनाया, लेकिन धीरज कपूर ने किसी से भी कुछ भी नहीं बताया और 1.5 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब आरव की शादी हुई थी तब आरव 20 साल का था। 19 साल की उम्र में आरव को गोद लिए हुए माता पिता की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद आरव अपनी छोटी बहन मनीषा का खुद ख्याल रखता था। शादी होने के बाद आरव अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। आरव कपूर खानदान में सभी के ताने सुनता था। आरव सभी के ताने इसलिए सुनता था ताकि उसकी बहन अच्छा जीवन बिता सके, क्योंकि उसकी बहन भी उसी के साथ रहती थी। जब तक धीरज कपूर जिंदा थे तब तक तो आरव को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। धीरज कपूर के डर से कोई भी आरव को उनके सामने कुछ नहीं कहता था, लेकिन पीछे से सभी लोग आरव की टांग खींचते थे। लेकिन धीरज कपूर के मरने के बाद किसी ने भी आरव को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। धीरज कपूर के मरने के 1 महीने बाद ही संजीव कपूर आरव को तलाक के पेपर दे देते हैं, लेकिन कोर्ट आरव और स्नेहा कपूर को 6 महीने तक एक साथ रहने के लिए कहता है। 6 महीने के बाद स्नेहा कपूर के ताऊजी भूपेंद्र कपूर की बेटी प्रियंका कपूर की शादी थी। शादी वाले दिन भी आरव अपने काम पर गया हुआ था। आरव की दुकान पर एक कस्टमर ने आरव पर चोरी का आरोप लगा दिया था। कस्टमर एक लड़की थी। वह दुकान के मालिक गणेश प्रसाद से कह रही थी, अंकल आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद देख लीजिए, इसने उस बैग के अंदर एक जीन्स की पेंट रखी है। वह लड़की ये कहते वक्त एक बैग की तरफ इशारा करती है। उस लड़की ने खुद ही उस बैग में एक पेंट रखी थी और वह आरव को फंसाना चाहती थी, क्योंकि यह लड़की आरव की क्लासमेट थी। आरव जब स्कूल में जाता था तो आरव की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। इस वजह से इस लड़की ने आरव को प्रपोज किया था, लेकिन आरव ने इस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए यह लड़की आरव से अब अपना बदला ले रही थी। इस लड़की का नाम छवि था। छवि की बात सुनने के बाद गणेश प्रसाद उस बैग के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर सच में एक पेंट रखी हुई थी। फिर गणेश प्रसाद आरव को गुस्से में देखते हैं और उसे डांटने लग जाते हैं। ए लड़के, तुझे जरा सी भी तमीज है कि नहीं? जिस इंसान ने तुझे काम दिया तू उसी इंसान के घर में चोरी कर रहा है। अगर अभी भी तेरे दिल में इंसानियत बची है तो निकल जा मेरी दुकान से, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आरव को डांट खाते देखकर छवि को काफी अच्छा लग रहा था। वही पुलिस की बात सुनकर आरव डर जाता है। इसलिए आरव गणेश प्रसाद जी से तुरंत कहता है, मालिक सच में मैंने चोरी नहीं की है, यह लड़की मुझे फंसाना चाहती है। अपने आप पर बात आते देखकर छवि तुरंत कहती है, अंकल देखो मैंने अभी इसे पकड़वा दिया है तो ये मुझ पर इल्जाम लगाने लग गया। आप एक काम कीजिए, आप पुलिस को बुला ही लीजिए, फिर मैं भी देखती हूँ इसे कौन बचाएगा, और मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती हूँ। छवि को गुस्सा होते देखकर गणेश प्रसाद तुरंत कहते हैं, बेटा आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी से बाहर निकलता हूँ। इतना कहकर गणेश प्रसाद तुरंत आरव की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हैं और चिल्लाते हुए आरव से कहते हैं, ए हमरा दिमाग खराब मत कर, निकल जा हमारी दुकान से। गणेश प्रसाद की इस बात को सुनने के बाद आरव की गर्दन नीचे झुक जाती है और आरव अब गणेश प्रसाद के पास जाकर कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह। जिस पर गणेश प्रसाद आरव से कहते हैं, पहले तो चोरी करता है और फिर बाद में तनख्वाह भी मांगता है। इतना कहकर गणेश प्रसाद गल्ला खोलते हैं और उसमें से रुपए 2000 निकालकर और उनको देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अब निकल यहां से। आरव भी 2000 रुपए को लेकर वहां से चला जाता है। आखिर आरव की याददाश्त कब वापस आएगी? क्या याददाश्त वापस आने के बाद आरव कपूर खानदान से बदला लेगा? आखिर आरव साथ अब आगे क्या होने वाला है? गणेश प्रसाद आरव से कहते हैं, पहले तो चोरी करता है और फिर बाद में तनख्वाह भी मांगता है। इतना कहकर गणेश प्रसाद गल्ला खोलते हैं और उसमें से रुपये 2000 निकालकर और उनको देते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अब निकल यहां से। आरव भी 2000 रुपए को लेकर वहां से चला जाता है। दुकान से निकलने के बाद आरव के फोन पर एक कॉल आता है और अब जैसे ही कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से काफी तेज कानों में चुभने वाली आवाज सुनाई देती है।
आखिर कहाँ हो तुम? क्या आज भी लेट आने का इरादा है? एक काम करना, सीधे किंग क्राउन बैंक्वेट हॉल पहुंच जाना और हाँ, ढंग के कपड़े पहन कर आना। कहीं आज के दिन भी हमारी बेइज्जती करा ना दो, आरव अपनी मायूस आवाज में कहता है। ठीक है, ये आवाज आरव की सासू माँ मीना कपूर की थी। फिर आरव अपनी शर्ट को दबाकर ऑटो लेकर किंग क्राउन बैंक्वेट हॉल पहुंच जाता है। आज के दिन उस बैंक्वेट हॉल की पार्किंग में बहुत सी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज के दिन भूपेंद्र कपूर की बेटी प्रियंका कपूर की शादी थी। आरव जैसे ही बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो गेट के सामने वाला गार्ड उसे अंदर जाने से रोक लेता है और आरव से कहता है, अंदर जाने के लिए आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड है? जिस पर आरव कहता है, मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं कपूर खानदान का दामाद हूँ। आरव की इन बातों को सुनकर गार्ड को हंसी आ जाती है और आरव से कहता है, अगर तुम कपूर खानदान के दामाद हो तो मैं भूपेंद्र कपूर हूँ। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। उस गार्ड ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से एक BMW सीरीज 220 गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर से एक हैंडसम सा नौजवान लड़का उतरता है। उस नौजवान लड़के ने काफी अच्छा और महंगा सूट पहना हुआ था। वह लड़का भूपेंद्र कपूर का बेटा आयुष कपूर था। आयुष कपूर तुरंत गार्ड के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? आयुष इस समय आरव को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। आयुष की बात सुनकर वह गार्ड आयुष से बड़ी विनम्रता से कहता है, आयुष सर, देखिए ना, यह लड़का अपने आप को कपूर खानदान का दामाद बता रहा है। अपने आप को सर कहे जाने पर आयुष काफी अच्छा महसूस करता है और उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है और फिर वह मुड़ते हुए आरव की तरफ देखता है और फिर आरव से कहता है, ओह अच्छा, तो ये तुम थे, तो ये तुम। मैं भी सोचूं पता नहीं कौन भिखारी खड़ा है। कम से कम आज के दिन तो कुछ अच्छे कपड़े पहन लेते ताकि तुम कपूर खानदान के दामाद लग सको। आ जाता है अपना गटर जैसा मुंह उठाकर। इतना कहकर आयुष गार्ड की तरफ देखता है और उससे कहता है, हाँ भाई, यह तो हमारे घर का ही दामाद, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसे अंदर जाने दो। इतना कहकर आयुष मंद मंद मुस्काने लग जाता है और अंदर चला जाता है। वही आयुष की बात आरव को कुछ समझ नहीं आई थी। अब वह गार्ड भी आरव को अंदर जाने से नहीं रोकता। अंदर जाने के बाद आरव देखता है कि यह बैंक्वेट हॉल काफी अच्छा है। आरव उस हॉल की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज एक लड़की की थी। कहाँ रह गए थे? उस आवाज को सुनने के बाद आरव जैसे ही देखता है तो उससे कुछ दूरी पर एक पिंक कलर का गाउन पहने एक लड़की खड़ी थी जो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। वह लड़की देखने में ऐसी लग रही थी जैसे संगमरमर की कोई मूरत हो। वह लड़की आरव की पत्नी स्नेहा कपूर थी। उस लड़की के बगल में मध्यम उम्र का एक इंसान और एक औरत खड़ी थी। यह आरव की सासू माँ और ससुर जी थे। तभी स्नेहा कपूर आरव को एक हाथ से पकड़कर एक कोने में लेकर जाती है। आरव भी चुपचाप स्नेहा कपूर के पीछे चलने लग जाता है। एक कोने में ले जाकर स्नेहा कपूर आरव के हाथों में कुछ पेपर्स देती है और धीरे से उसके कान में कहती है, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और खाना खाकर यहाँ से चलते बनो। और किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कपूर खानदान के दामाद हो। स्नेहा कपूर की इन बातों को सुनकर आरव स्नेहा कपूर को हैरानी में देखता रहता है और फिर धीरे से स्नेहा कपूर से पूछता है, ये क्या है? जिस पर स्नेहा कपूर अपने दांत पीसते हुए कहती है, ये हमारे तलाक के पेपर हैं और अब मैं नहीं चाहती कि तुम और मैं अब पति पत्नी रहे, इसलिए जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो। स्नेहा कपूर की बात खत्म होने के तुरंत बाद स्नेहा कपूर की माँ मीना कपूर आरव से कहती है, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो और हमारी बेटी को यह ना मानने वाले रिश्ते से आजाद करो। फिर संजीव कपूर भी आरव से कहते हैं, जैसा मेरी बेटी कह रही है वैसा करो, वरना हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं साइन करवाने के। इन सभी के दबाव में आकर आरव पेपर्स पर साइन कर देता है और अब आरव को समझ में आ रहा था कि आयुष कपूर क्या कहना चाहता था। पेपर्स पर साइन होने के बाद तीनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद स्नेहा कपूर मुस्कुराते हुए आरव से कहती है, शुक्रिया पेपर्स पर साइन करने के लिए, और हाँ, खाना खाकर जाना।
स्नेहा कपूर के इन शब्दों को सुनकर आरव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर तीर से वार कर दिया हो। औरों का चेहरा उतर जाता है और वह पूरी तरह से मायूस हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आरव अपनी गर्दन उठाकर देखता है तो स्नेहा किसी और लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। उस लड़के ने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वह भी किसी अमीर खानदान का लड़का है। इस दृश्य को देखकर आरव और ज्यादा उदास हो जाता है और बिना खाना खाए वहां से निकल जाता है। आरव को वहां से जाते हुए देखकर स्नेहा कपूर देख रही थी, लेकिन उसको आरव पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। इस दृश्य के खत्म होने के तुरंत बाद आरव को अपने दिमाग में काफी तेज दर्द महसूस होता है। यह दर्द आरव को नहीं बल्कि इस दृश्य को देखते हुए आरव को हो रहा था और वह अगले ही पल अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में आने के तुरंत बाद आरव जैसे ही अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है तो उसे अपनी आंखों में काफी तेज दर्द महसूस होने लग जाता है, जिस वजह से आरव बेहोशी में ही चिल्लाने लग जाता है। अपने भाई को अचानक से ऐसे चिल्लाते देखकर मनीषा तुरंत डॉक्टर्स को बुलाकर लाती है। आरव को ऐसे चिल्लाते देखकर शक्ति भी काफी डर जाता है। डॉक्टर तुरंत आकर उन दोनों को कमरे से बाहर करते हैं और आरव को देखने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लगभग आधे घंटे तक आरव ऐसे ही चिल्लाता रहता है। आरव जब चुप हो जाता है तो डॉक्टर भी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी मनीषा और शक्ति दोनों डॉक्टर से पूछते हैं, भाई अब कैसे हैं? छोटे मास्टर कैसे हैं? जिस पर डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इतना कहकर डॉक्टर तुरंत सिटी हॉस्पिटल के मैन डॉक्टर के ऑफिस में जाता है। मैं डॉक्टर के ऑफिस में एक मध्यम उम्र का इंसान बैठा हुआ था, जिसने डॉक्टर्स वाला कोट पहना था। वह सिटी हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर महेश भारद्वाज थे। महेश भारद्वाज उस डॉक्टर से पूछते हैं, मरीज की हालत कैसी है? जिस पर वह डॉक्टर महेश भारद्वाज से कहता है, सर आप उसके केस को रीड कर सकते हैं, मैंने आज तक कभी भी इस तरह का केस नहीं देखा। वैसे सर आप बता क्यों नहीं रहे हैं कि वह इंसान कौन है जिसके लिए आप इतने परेशान हैं? उस डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद महेश भारद्वाज आरव के केस की फाइल खोलकर पढ़ने लग जाते हैं और महेश भारद्वाज डॉक्टर की तरफ बिना देखे उससे कहते हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर भी समझ जाता है कि महेश भारद्वाज इस केस के बारे में आगे उससे कोई बात नहीं करना चाहते, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उस डॉक्टर के जाने के बाद महेश भारद्वाज अपने आप से ही कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह लड़का वही लड़का है जिसको मैंने 16 साल पहले ठीक किया था। यह कहते वक्त डॉक्टर महेश भारद्वाज अपने ख्यालों में खो गए थे। अगले दिन भी आरव जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद वह फिर चुप हो जाता है। तीसरे दिन भी आरव यही हरकत करता है, जिससे मनीषा काफी ज्यादा डर गई थी। चौथे दिन मोनू शक्ति के पास आता है और शक्ति से कहता है, शक्ति भाई आपको नहीं लग रहा कि छोटे मास्टर कुछ दिनों से एक ही समय पर चिल्लाने लग जाते हैं और कुछ समय बाद अपने आप चुप हो जाते हैं, जिस वजह से छोटे मास्टर की बहन काफी ज्यादा डर जाती है। मोनू की बात सुनने के बाद शक्ति भी सोच में पड़ जाता है और फिर शक्ति मोनू से कहता है, हाँ मोनू तू सही कह रहा है, छोटे मास्टर एक ही समय पर चिल्लाते हैं, लेकिन आज हमें कुछ भी करके छोटे मास्टर की बहन को उस समय छोटे मास्टर से दूर लेकर जाना होगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं तो सभी मिलकर कुछ ना कुछ तिकड़म लगाकर मनीषा को उस समय हॉस्पिटल से बाहर लेकर चले जाते हैं। और वही हॉस्पिटल में जैसे ही 12 बजते हैं तो आरव दोबारा से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद अपने आप चुप हो जाता है। जिस समय जतिन चिल्लाने वाला होता है उस समय सभी लोग कुछ ना कुछ करके मनीषा को हॉस्पिटल से बाहर लेकर चले जाते हैं। आरव 3 दिन तक और ऐसे ही चिल्लाता है। आरव को 1 हफ्ते से लगातार उसकी आंखों में काफी तेज दर्द महसूस होता है, जिस वजह से कभी कभार तो उसकी आंखों से खून भी बहने लग जाता है। 7 दिन के बाद सभी लोग जैसे ही मनीषा को हॉस्पिटल से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन आज के दिन मनीषा किसी की भी बात नहीं मानती। अब सभी लोग इस बात से डर रहे थे, कहीं आज आरव चिल्लाने लग गया तो मनीषा का हाल कैसा होगा। लेकिन आज जैसे ही 12 बजते हैं तो जतिन बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता, बल्कि आज उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद और आरव की आंखों की पुतली हरे रंग की हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों की पुतली वापस सामान्य हो जाती है। आज जतिन को ने चिल्लाते हुए देखकर शक्ति जैसे ही कमरे में देखता है तो जतिन की आंखें खुली देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर भी आरव की सारी जांच कर लेता है और फिर आप सभी को बताता है आरव बिल्कुल नॉर्मल है। यह सब बताते वक्त डॉक्टर भी काफी ज्यादा हैरान था। आरव फिर जैसे ही अपने बगल में देखता है तो वह वहां पर मनीषा को खड़ी पाता है। मनीषा को देखने के तुरंत बाद आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर आरव अपने हाथ को ऊपर उठाकर मनीषा के सिर को सहलाने लग जाता है और फिर आरव की नजर मनीषा के बगल में खड़े शक्ति पर जाती है। शक्ति को देखकर आरव को लग रहा था जैसे उसने इस इंसान को कहीं ना कहीं देखा है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद आरव को याद आ जाता है और फिर आरव कहता है, अरे शक्ति, तुम आरव के मुंह से अपना नाम सुनकर शक्ति काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर शक्ति तुरंत कहता है, जी हाँ छोटे मास्टर, ये मैं ही हूँ। फिर आरव मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर कैसे हैं? आरव के इन शब्दों को सुनकर शक्ति मायूस हो जाता है। शक्ति को मायूस होता देखकर आरव समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए आरव तुरंत डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? जिस पर वह डॉक्टर तुरंत कहता है, जी हाँ सर, मैं अभी डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करता हूँ। डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरव शक्ति के साथ अपने मास्टर यानी बलदेव कुमार के विला की तरफ चल पड़ता है। जब तक डिस्चार्ज की प्रक्रिया हो रही थी तब तक आरव ने मनीषा को सब बता दिया था। हालांकि आरव ने मनीषा को सारी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसका भाई कोई आम इंसान नहीं है। आरव ने मनीषा को यह भी बता दिया था उसका और स्नेहा कपूर का तलाक हो गया है। वहां से जाने से पहले आरव मनीषा को कहता है, कपूर मैंशन जाकर अपना सारा सामान पैक कर लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। आरव की बात सुनकर मनीषा कपूर मैंशन की तरफ चली जाती है। वही आरव भी शक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मास्टर के विला की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में आरव शक्ति से पूछता है, शक्ति, ये तो बताओ मेरे जाने के बाद गैंग की क्या हालत रही? आरव की बात सुनने के बाद शक्ति एक गहरी सांस लेता है और आरव को बताने लगता है, छोटी मास्टर, आपके जाने के बाद हमने 2 साल तक तो गैंग को अच्छे से चलाया, लेकिन 2 साल के बाद हमारे ऊपर दोबारा से हमला हो गया। उस हमले में बड़े मास्टर काफी ज्यादा घायल हो गए थे और अब 2 सालों में हम अंडरवर्ल्ड में छुप कर काम कर रहे हैं। हालांकि अब भी हमारी गैंग से कोई पंगा नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी गैंग अब नॉर्मली औरों की गैंग की तरह बाहर नहीं दिख रही है। अब दिल्ली में बहुत सी गैंग हो गई है। अगर टोटल मिलाकर कहूं तो दिल्ली में अब 8 नई गैंग है। एक गैंग तो हमारे समय की ही है, उनकी और हमारी तो कभी ही नहीं बनी। पहली बार जब हम पर हमला हुआ था तो उसी गैंग का हाथ था, और दूसरी बार भी वह गैंग हमारी पूरी गैंग को खत्म कर कर पूरी दिल्ली पर राज करना चाहती थी। शक्ति की बात सुनकर आरव सोचते हुए कहता है, क्या तुम बुल गैंग की बात कर रहे हो? जिस पर शक्ति कहता है, हाँ छोटी मास्टर। शक्ति की हाँ सुनने के बाद आरव कहता है, अब तो इस बुल गैंग को बताना ही पड़ेगा। अगर जंगल का राजा थोड़े दिन तक जंगल में ना रहे तो जंगल में कुत्तों का राज नहीं हो जाता। आरव की इन बातों को सुनने के बाद शक्ति समझ जाता है कि अब छोटे मास्टर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड पूरा हिलने वाला है। ये सोचकर ही शक्ति के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ ही देर में गाड़ी ब्लैक विला के आगे पहुंच जाती है। जब आरव यहाँ पर रहता था तब ये विला पूरा काले रंग का था, लेकिन आज ये विला एकदम अलग था। ये पूरा विला सफेद रंग में रंगा हुआ था। इस विला के पास पहुंचने के बाद आरव अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और विला के अंदर चलने लग जाता है।
आखिर आरव अब क्या करने वाला है? अपने मास्टर बलदेव कुमार को देखकर आरव क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आरव अपने मास्टर की ऐसी हालत का बदला लेगा